तो हमारी हेडिंग आज की क्या हो जाएगी, सेट्स। एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है ये, सेट्स। जेईई मेंस में इसके रेयर केस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं पूछे जाएंगे, अच्छे क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, कुछ है इसमें दो चार, वो हम करेंगे अभी चैप्टर कंप्लीट करने के बाद या बीच में जब उस कॉन्सेप्ट को कर लेंगे तब, ठीक है। और मेनली सेट से कम आते हैं, रिलेशन फंक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। और रिलेशन फंक्शन भी वो भी 12th का जो है, 11th का नहीं। 11th में तो छोटा सा पार्ट है, केवल बताया गया कि रिलेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, ठीक है। ये जो है प्योर एनसीईआरटी का है और एनसीईआरटी की स्टार्टिंग यहीं से होती है, फर्स्ट चैप्टर है हमारे लिए। तो सबसे पहले सेट्स के बारे में बात करते हैं कि सेट्स होता क्या है। तो बताइए, आप लोगों में किसी ने सुना है सेट्स के बारे में कि सेट्स क्या होता है? क्या होता है सेट्स, कोई आइडिया? ओके, मतलब अगर हम कह दें कि सेट जो है वो वेल डिफाइंड जो कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट का, उसी को हम क्या बोल देते हैं, सेट्स। अगर हमसे कहा जाए कि भाई ये सेट्स की थ्योरी कौन लेके आया, तो हम बताएंगे उसका आंसर होगा जॉर्ज कैंटर ने इसको, एक मैथमेटिशियन थे जर्मन, उन्होंने इसको इन्वेंट किया हुआ है, जॉर्ज कैंटर, ठीक है। और कोई भी कलेक्शन होता है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, सेट्स। वैसे इसके बारे में हम पहले भी कई बार करली ब्रैकेट लगा के लिख चुके हैं चीज़ों को, तो वही है सेट्स, कुछ नया नहीं है इसमें। तो लिख लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होगी। अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ, और बहुत इजी सा पार्ट है ये, हमने तो काफ़ी अच्छे अच्छे पार्ट बेसिक्स में कंप्लीट किए, ये बहुत इजी सा पार्ट है। अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट ऑफ आवर थॉट, ठीक है। तो सेट्स का मतलब क्या है कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट को हम जब एक साथ कलेक्ट करके करली ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, सेट्स। और जो करली ब्रैकेट के अंदर जो भी कॉमा करके लिखे जाते हैं, उनको हम क्या बोल देते हैं, एलिमेंट्स। तो वो सारे के सारे क्या बन जाते हैं, एलिमेंट्स। और इसको क्या बोल देते हैं, जो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होता है उसको हम क्या बोल देते हैं कि ये सेट्स है। इसमें कुछ सिंबल भी आ जाते हैं, जैसे बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू, वो अभी हम आगे बात करेंगे अभी। तो लिख लेते हैं डिनोटेड बाय करली ब्रैकेट, इसको लिख लेते हैं, अ सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय listing all its element between curly bracket। इस तरीके से हम करली ब्रैकेट करके कॉमा लगा के लिख देते हैं। तो ये जो अंदर लिखे हुए हैं सारे के सारे, इनको हम क्या बोल देते हैं, एलिमेंट्स, ठीक है। और इस तरीके से सेट ए को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने बोला कि भाई होल नंबर है, उसका सेट कैसे लिखोगे आप, तो होल नंबर को हम क्या लिखते हैं, ऐसे डब्ल्यू करके लिखेंगे, करली ब्रैकेट के अंदर जीरो से स्टार्ट कर देते हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके लिख देते हैं कि नहीं। तो ये तो हम पहले से ही यूज़ करते आ रहे हैं, ये हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं है। क्या हो जाएगा, सेट ऑफ होल नंबर। एक क्लास में कई सारे स्टूडेंट्स हैं, तो उनसे कह दिया गया कि उनकी हाइट्स के हिसाब से उनको सेट में अरेंज करिए। तो हाइट के अकॉर्डिंग तो हम अरेंज कर सकते हैं कि भाई सबसे बड़ी हाइट किसकी है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कह दिया जाए कि कौन इनमें से ज़्यादा बुद्धिमान है, उसके बारे में, उसका अगर सेट्स बनाए, तो क्या हम उसका बना सकते हैं क्या, कैसे मेज़र करेंगे उसको, तो क्या वो सेट होगा क्या, तो उसको हम बोलेंगे कि भाई ये सेट नहीं है, ठीक है।
ये जो एलिमेंट्स है इसको हम मेंबर ऑफ सेट्स भी बोलते हैं या पॉइंट ऑफ सेट्स भी बोलते हैं। जो एलिमेंट्स हमने लिखा है इसका दूसरा नाम भी लिख लेंगे, इसको मेंबर ऑफ सेट्स भी बोलते हैं, मेंबर ऑफ सेट्स, और या फिर इसको पॉइंट ऑफ सेट्स भी बोलते हैं। ठीक है, जो एलिमेंट हम करली ब्रैकेट लगाने के बाद जो हम करते हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं, मेंबर ऑफ सेट्स, एलिमेंट्स या पॉइंट ऑफ सेट। क्लियर हो रही है यहाँ तक बात? अब ये बिलोंग का सिंबल क्या होता है, तो ये एक जो है वो ग्रीक सिंबल है बिलोंग का साइन, इसके बारे में भी लिख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे अगर मैंने कह दिया कि भाई इस टाइप से हमने डिनोट कर दिया ये बिलोंग, तो ये क्या है, ये जो है एक ग्रीक सिंबल है। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है कि जैसे हमने बोला है कि x बिलोंग्स टू a, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम रीड कैसे करेंगे, रीड एज x बिलोंग्स टू a, इस तरीके से बोलेंगे, या बोलेंगे x इज एन एलिमेंट ऑफ a, या x इज अ मेंबर ऑफ a। इसको क्या बोलेंगे, x बिलोंग्स टू a, क्या पढ़ते हैं इसको, x बिलोंग्स टू a। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई a सेट दिया हुआ है 1 2 3 4, और b दिया हुआ है 2 और 3। ठीक है, तो क्या हम कह सकते हैं कि ये जो 2 है हमारे पास, ये 2 जो है वो बिलोंग कर रहा है a को, ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, 2 बिलोंग्स टू a, क्योंकि 2 जो है एलिमेंट वो a में बिलोंग कर रहा है। अगर हमसे कहा जाए 5, तो क्या 5 बिलोंग करेगा a को, तो a में है ही नहीं, वो रिलेटेड ही नहीं, तो फिर ये जो साइन है ये बिलोंग का साइन हो जाएगा, और ये जो दूसरा साइन है ये किसका साइन हो जाएगा, अगर हम इस तरह करके इसको कट कर देते हैं तो इसका नाम हो जाएगा नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है, बहुत छोटे छोटे से पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब जरा मैं पूछूंगा, अब आप बताइए कि ये सेट्स हैं कि नहीं है, क्योंकि पहला क्वेश्चन बहुत इजी सा यही बनता है कि क्या ये सेट्स हैं कि नहीं है। कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज अ सेट्स और नॉट, तो इट इज सेट्स, बिल्कुल सही है, ये सेट्स होगा। कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ आईआईटी दिल्ली, ये भी सेट्स होगा, क्योंकि आईआईटी दिल्ली में जितने भी होंगे उनको हम सबको वेल डिफाइंड करके उनको हम उनका सारा कलेक्शन ले सकते हैं, वो सब हमें दिखाई देंगे, सारे के सारे वेल डिफाइंड होंगे, तो इसलिए उसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये सेट है। ठीक है, तो इसमें कुछ खास ऐसा है नहीं, हम चेक करके पता कर लेंगे कौन सा सेट्स है कि नहीं है, इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं। अब उसके बाद बात आती है कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो सेट को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड है। अभी हम क्वेश्चन करेंगे इसके डायरेक्ट, तो सारे के सारे एक साथ, पहले थोड़ी सी थ्योरी इसकी पढ़ लेते हैं, और तो लिख लेते हैं, नेक्स्ट हेडिंग हमारी हो जाएगी रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड है। फर्स्ट मेथड को हम बोलते हैं रोस्टर और टैबुलेशन मेथड, नाम लिख लेते हैं इनके, रोस्टर और टैबुलेशन मेथड। और दूसरे का नाम है सेट बिल्डर मेथड। या सेट बिल्डर फॉर्म कह सकते हैं आप, और रूल मेथड। अब ये दोनों भी बहुत इजी है कि रोस्टर फॉर्म क्या होता है और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। टैबुलेशन फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म, इसको पहले वाले को बोल देते हैं, रोस्टर फॉर्म और टैबुलेशन फॉर्म। तो सबसे पहले यही लिख लेते हैं कि किस तरीके से इसको
डिनोट करते हैं, क्या होता है सेट्स में, कैसे इसको जो है हम नोट करके दिखाएंगे, रिप्रेजेंट कैसे करके दिखाएंगे रोस्टर फॉर्म में। तो ये जो हम मेनली जो डिनोट करते हैं ना, जो ये ऊपर अभी हमने डिनोट किया होल नंबर, हो सकता है हमसे कहा जाता है कि भाई नेचुरल नंबर करो तो 1 2 3 कर लेते, ऐसे करके कर लेते। तो ये जो हम करली ब्रैकेट लगा के कॉमा कॉमा करके लिखते हैं ना, यही जो है यही मेन होता है हमारा, और इसी को हम बोलते हैं टैबुलेशन मेथड या फिर रोस्टर मेथड। तो लिख लेते हैं एक दो लाइन इसमें, वैसे समझ में तो आई गई बात। क्या करना है, करली ब्रैकेट में लिखना है, कॉमा करके लिख देंगे, तो इस वाले फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म। इन दिस मेथड of describing a set, the elements of the sets are listed separated by किससे सेपरेट करते हैं, कॉमा से, विद इन करली ब्रैकेट। जैसे अगर मैं एग्जांपल लेना चाहूँ तो क्या लिखेंगे, पहला एग्जांपल हमारा जैसे है कि अगर मैंने बोल दिया कि भाई ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10, तो क्या लिखेंगे आप इसको, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10। ऑड पॉजिटिव, अच्छा सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर हो गया, तो 1 2 3 से लेके 9 तक आएगा। ओके, अगर मैं कह दूं कि वॉवल्स को लिखना है तो वॉवल्स को भी लिख सकते हैं। अगर पहला एग्जांपल ये हो गया, दूसरा अगर हम लिख ले वॉवल्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, द सेट ऑफ ऑल वॉवल्स, तो उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे, ए कॉमा ई कॉमा आई ओ और यू। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म समझ में आ गई बात की रोस्टर फॉर्म में क्या करना है, सिंपल सा काम है, सबको लिस्टेड कर देना है, कॉमा लगा लगा के लिखते चले जाना है। अगर हमें लास्ट तक की बात पता है तो डैश डैश करके लास्ट वाला लिख देंगे, और नहीं तो फिर आगे डैश डैश एंड। देखिए सेट्स को जो है, जो कभी भी हम सेट्स को लिखेंगे तो सेट्स को हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं। कोई भी रिप्रेजेंटेशन होगा तो सेट्स को हमेशा कैपिटल लेटर में लिखेंगे, और जो उसके अंदर के एलिमेंट्स हैं वो जो है वो स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं। सेट्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल लेटर से, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। तो सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैपिटल लेटर का यूज़ करते हैं, लेकिन जो उनके एलिमेंट्स हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्मॉल लेटर का यूज़ करेंगे। अब बात क्लियर है। ओके, मोस्टली हमारा जो मेन मोटो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि सेट को जो है हम कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट करें, और जो उनके एलिमेंट्स हैं वो स्मॉल लेटर में यूज़ करें। बाकी अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके होते हैं, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिर जो इसका दूसरा वाला फॉर्म होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। ये क्या होता है, ये भी बहुत इजी होता है। इसी में कई बार ऐसे केसेस आएंगे कि सेट बिल्डर फॉर्म को जो है आप रिप्रेजेंट करें टैबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में, या रोस्टर फॉर्म को रिप्रेजेंट करें सेट बिल्डर फॉर्म में।
तो सेट बिल्डर फॉर्म में या रूल फॉर्म में इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास गिवन है कोई नंबर इस टाइप से कि ए की वैल्यू हमें गिवन है, ए गिवन है 2,4,6,8, सिर्फ इतना गिवन है। तो ये जो है वो कौन सी फॉर्म हो गई, इसको हम क्या बोलेंगे, रोस्टर फॉर्म। अब इसी को मुझे किस में लिखना है, इसी को मुझे चेंज करके लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का मेथड क्या होगा, सबसे पहले तो हमको ऐसे ध्यान रखना है कि डिनोटेड बाय सेट बिल्डर फॉर्म। हाँ, ऐसे लिख सकते हैं ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स, ऐसे लिखते हैं। और ये भी लिख सकते हो कि एक्स क्या है, एक्स इज एन इवन नंबर, किससे कम है, लेस देन 10, ऐसे बोल सकते हो। या ऐसे भी लिख सकते हो एक्स और सच दैट को कई बार ऐसे भी लिख देते हैं स्लैश करके, एक्स इज एन इवन नंबर, या जो आप कह रहे हैं एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 2n, और n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन 5, और n जो है वो क्या होना चाहिए, n क्या होगा, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये भी तो लिखना जरूरी है ना, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होना चाहिए। क्योंकि आप रखोगे 1 तो 2 आ जाएगा, 2 रखोगे तो 4 आ जाएगा, 5 से कम कौन सा होगा, 4 होगा तो 8 आ जाएगा। तो सेट बिल्डर फॉर्म को अब हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, इसको हम कैसे लिखते हैं या कैसे पढ़ते हैं वो लिख लेते हैं यहाँ पर। ये जो x, इसको बोलते हैं x सच दैट x, ये जो लिखा हुआ है x, इसको पढ़ते हैं x सच दैट x, वेयर x इज एन इवन नंबर। क्या बोलेंगे, x सच दैट x, इसको भी वही पढ़ते हैं। और या जो ये x स्लैश x करके लिखा हुआ है, ये दोनों ही रेशियो के ही साइन है, ये भी इसको भी यही करेंगे, x सच दैट x। बाकी फिर ये यहाँ से यहाँ तक की तो वैल्यू लिखनी ही लिखनी है जो ये लिखा हुआ है। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास ये दिया हुआ है क्वेश्चन में कि एक कोई सेट सी दिया हुआ है और इसमें लिखा हुआ है ए कॉमा ई आई ओ और यू। इसको अगर हमें रिप्रेजेंट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में तो क्या लिखेंगे, x such that x, where x is a vowel of English alphabets। ठीक है, ओके। अब आगे की बात करते हैं फिर। अब इसमें एक और नाम आता है फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी हो जाएगी फाइनाइट और इनफाइनाइट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। तो ये चेक करने के लिए आता है जो कि बहुत इजी है, फाइनाइट क्या होंगे, कौन से होंगे फाइनाइट सेट, जो काउंटेबल होंगे वो फाइनाइट हो जाएंगे, जिनकी हम काउंटिंग कर सके, और जिनकी काउंटिंग नहीं कर पाएंगे वो इनफाइनाइट हो जाएंगे। ठीक है, तो फाइनाइट सेट्स क्या हो जाएंगे, अ सेट हैविंग डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट।
एक ऐसा सेट जिसमें डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। जैसे a की वैल्यू हमने ले लिया 1 2 3, अब हमने इसको डैश करके नहीं लिखा, तो इसका मतलब ये पक्की बात है कि इसमें कितने हैं, 3 एलिमेंट्स है, तो फाइनाइट है, तो ये हो जाएगा फाइनाइट सेट। दूसरे की बात करो तो इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट क्या हो जाएगा, ये काउंटेबल है, वो अनकाउंटेबल हो जाएगा। एक ऐसा सेट जिसकी हम एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। अ सेट ऑफ अ सेट विच इज नॉट अ फाइनाइट, ऐसे भी कर सकते हैं, अ सेट विच इज नॉट फाइनाइट, जिसके हम एलिमेंट्स को काउंट ना कर पाए तो उसको हम बोलेंगे अनकाउंटेबल या फिर इनफाइनाइट। जैसे 1 2 3 से लेके हमने ऐसे कर दिया डैश डैश डैश, तो फिर हमें पता ही नहीं कहाँ तक जाना है। नेचुरल नंबर का सेट, ये भी इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, होल नंबर का हो, किसी का भी हो, इंटीजर का हो, अप टू डैश 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 करके लिखते हैं ना, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट सेट हो जाएंगे। जो रियल नंबर का होता है वो भी हो जाएगा। तो अब बात क्लियर हो रही है कि इनफाइनाइट और फाइनाइट सेट्स क्या होते हैं, जिनको काउंटेबल जो काउंटेबल होंगे। अगर हमने एग्जैक्ट काउंटिंग की हुई है, जैसे हम किसी एरिया की बात कर रहे हैं प्रॉपर, ठीक है, या किसी कंट्री की बात कर रहे हैं, और उसमें अगर हम उसको काउंटिंग तो कर ही सकते हैं ना। जैसे हमारी जो हमें जो कहा जाता है कि भाई इनकी हमारे इंडिया की कितनी पॉपुलेशन है, हाँ, तो वो सारे के सारे काउंटेबल ही तो हैं, उनको हम काउंट कर सकते हैं। जी हाँ, वो बिल्कुल सेट होगा, क्योंकि वो सारे मेंबर तो अलग अलग ही होंगे ना, जितने भी ह्यूमन होंगे वो सारे के सारे अलग अलग होंगे, तो उसको हम बोल सकते हैं कि भाई ये काउंटेबल है, और दूसरा चीज़ जो है ये सेट्स होगा प्रॉपर। अब उसमें से कह दिया जाता है कि जितने जितने जो है वो एजुकेटेड लोग हैं, जो विजडम में जिन बुद्धिमान है उनको अलग करो, या कोई ऐसे प्लेयर्स की बात हो जाती है कि जो सबसे अच्छे हैं उनका एक सेट बना दो, तो वो नहीं बना सकते ना कि कौन अच्छा है कौन बुरा, उसका एक कोई वो नहीं है कि उसको हम कैसे मेज़र करें। ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं कि एक और नाम आता है इसमें, कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट। तो ये क्या होता है कार्डिनल नंबर, इसका थोड़ा सा अलग है। इसमें ये है कि जैसे अभी हमने यहाँ पर अभी हमने इसका नंबर देखा कि इसमें कितने आ रहे थे, 3 एलिमेंट आ रहे थे, तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट एन ए से, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3, तो ये है कार्डिनल नंबर। बस, और कुछ भी ज़्यादा खास नहीं है। कार्डिनल नंबर को किससे डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ सेट जितने भी, नंबर ऑफ एलिमेंट जितने भी हैं, तो लिख लेते हैं द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट सेट, द नंबर ऑफ एलिमेंट in a finite set, A is called the cardinal number of set A, and is denoted by Na.
इसको हम किससे डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए ऐसे। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था कि 1 3 5 ये 3 है, तो इसका कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा, एन ए की वैल्यू तो 3 हो जाएगी, बस इतना ही, ये है कार्डिनल नंबर। अब फिर इसी से बनता है इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट। इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट ये क्या होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट। तो लिख लेते हैं इक्विवेलेंट सेट। क्या होते हैं इक्विवेलेंट सेट्स और इक्वल सेट में क्या डिफरेंस है, कोई आइडिया? हाँ बिल्कुल, इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि इक्विवेलेंट सेट में सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए, नंबर ऑफ कार्डिनल एलिमेंट जो है वो ए के और बी के जो है वो सेम होने चाहिए। जैसे सपोज करो ए हमने लिया है, ए की वैल्यू ले ली हमने 1 3 5 और बी की वैल्यू हमने ले लिया है 2 4 6। नंबर ऑफ एलिमेंट ए के, नंबर ऑफ एलिमेंट बी के अगर ये सेम है तो इनको हम बोलेंगे इक्विवेलेंट, ठीक है। और इक्विवेलेंट सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए इक्विवेलेंट टू बी, ये रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा इसका। और इक्वल सेट क्या होता है, इक्वल सेट में क्या हो जाएंगे, हाँ जो एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये तो सेम होने ही चाहिए, और जो एलिमेंट्स है वो भी आपस में सेम होने चाहिए, एंड एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल। नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल हो और साथ में जो एलिमेंट्स है वो भी इक्वल हो। जैसे ये 1 3 5 है, तो बी को भी अगर आप इधर उधर करके लिखना चाहे तो 3 1 5 1 3 5, तो ये जो है वो क्या हो जाएंगे, इक्वल सेट हो जाएंगे। तो इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में क्या, कैसे बोल सकते हैं कि जो इक्वल सेट है वो सारे के सारे इक्विवेलेंट होंगे, कि सारे इक्विवेलेंट सेट है वो सारे के सारे इक्वल सेट होंगे? जितने भी इक्वल सेट हैं, ऑल इक्वल सेट, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट हो जाएंगे। और जितने भी, नहीं नहीं कोई बेसिस नहीं, आप 1 3 2 3 7 लिखें या 3 7 2 लिख दें, मतलब कोई भी नंबर करके लिख दें, बस सेट्स में ये एक डिफाइंड होना चाहिए कि कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करना चाहिए। जैसे अगर मैं कह दूं कि 1 1 3 5, 2 1 कर दिए 2 3 कर दिए, तो फिर वो वेल डिफाइंड कहाँ रह गया, उसमें हर एक अपने एलिमेंट्स की अपनी अपनी आइडेंटिटी तो रही नहीं, तो फिर वो गलत हो जाएगा। सामने जो है जितने भी मिले वो सारे वेल डिफाइंड होने चाहिए। अगर हमने 1 1 1 को लिया है तो वो गलत है, 1 1 3 5 ले लिया तो वो गलत है, सारे अलग अलग होने चाहिए। सेट बिल्डर फॉर्म में अगर हम 2 3 7 को ले लें, 2 3 और 7 कैसे ले सकते हैं, 2 3 और 7, कोई ऐसा रूल बनेगा इसमें जिसमें ये, हाँ वही, अगर हमारे पास कोई इस टाइप के, भाई इसको सेट्स तो बोलोगे, लेकिन हर एक को सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन सबका जो यूज जो है वो रोस्टर फॉर्म जरूर हो जाएगा। हम किसी को भी रोस्टर फॉर्म में तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में हर एक सेट्स को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। अगर उनका कोई कॉमन जनरल टर्म बन गया तो ठीक है चलेगा, जैसे 2 बन गया, फिर 4 बन गया, 6 बन गया, ऑड नंबर बन गया, या कोई और सीरीज एपी जीपी की बन गई, एन अपॉन एन प्लस वन की बन गई, 1 अपॉन एन की बन गई, तो चलेगा। लेकिन हर एक टर्म को
सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि क्या वो सेट्स ही नहीं है, तो सेट्स तो है वो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, वो सेट्स है। हाँ बिल्कुल, 2, 3 और 5 हो गए तो हो जाएंगे प्राइम नंबर, बिल्कुल सही है। ठीक है, क्लियर हो रही बात। लेकिन हर एक को हम सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाए। इनकी मैंने डेफिनेशन नहीं लिखी है, ये समझ में आ गई। इक्विवेलेंट का मतलब है कि जब नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए और बी दोनों इक्वल होंगे तो इक्विवेलेंट, और नंबर ऑफ एलिमेंट के साथ जब वो सेट्स भी इक्वल होंगे तो वो इक्वल सेट हो जाएंगे। उसके बाद कुछ और कई सारे टाइप्स होते हैं सेट्स के, तो लिख लेते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स। सबसे पहला नाम हो जाएगा वॉइड सेट। नंबर 1 में आ जाएगा वॉइड सेट, या इसके और भी नाम है, इसको हम नल सेट भी बोलते हैं। हाँ बिल्कुल, नल सेट, और या फिर इसको एम्प्टी सेट भी बोलते हैं। क्या होता है ये? तो डेफिनेशन इसकी क्या हो जाएगी? अ सेट हैविंग नो एलिमेंट, एक ऐसा सेट, a set having no element is called null set। अब नल लिखो, वाइड लिखो, एम्प्टी लिखो, कुछ भी लिखो, इसको हम नल सेट कहते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? डिनोटेड बाई फाइव। एक और इसको रिप्रेजेंट करने का मेथड होता है, करली ब्रैकेट को सिंपल ऐसे खाली करके लिख देते हैं, तो ये भी जो है वो रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। ऐसे रिप्रेजेंट करो और ऐसे, दोनों ही चलेंगे। ठीक है, तो ये बोलेगा कि ये क्या है? नल सेट है। दूसरा नंबर आता है, अब इसका एग्जाम्पल देने की ज़रूरत तो है नहीं कि हमें साफ सुथरा दिख जाएगा कि कौन सा नल है कौन सा नहीं है। एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं तो वो नल सेट है। इसी में एक और आता है सिंगल्टन सेट। सिंगल्टन सेट, हाँ बिल्कुल, मतलब कुछ ऐसा बन जाए जिससे हम कुछ आंसर दे ही ना पाए, कोई एलिमेंट लिख ही नहीं पाएंगे और वो हो जाएगा फाइव। जैसे किसी, अगर हम बॉयज़ स्कूल में जा रहे हैं और कह दें इसमें गर्ल्स का बताओ सेट्स क्या क्या होगा इसमें, तो वो कहाँ हो पाएगा। तो ऐसा कुछ भी रिस्ट्रिक्शन जो होगा, जो हम कोई एलिमेंट लिख ही नहीं पाएंगे, तो उसको हम बोल देंगे। जैसे हम कह दें कि 0 और 1 के बीच में नेचुरल नंबर बता दो, बता पाओगे? 0 से 1 के बीच में नेचुरल नंबर, तो वही सारे हैं जिसमें हम कुछ बता ही नहीं पाएंगे, तो वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? नल सेट हो जाएंगे। सिंगल्टन सेट का मतलब क्या होगा? एक ही एलिमेंट, अ सेट हैविंग सिंगल एलिमेंट is called singleton set। जैसे मान लिया एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं, ये लिखा हुआ है 2, ये सिंगल्टन सेट है कि नहीं? 0 लिखा, हाँ ओनली इवन नंबर ना, इवन प्राइम नंबर। जी हाँ। अच्छा, अगर मैं कह दूं कि ये फाई जो लिखा हुआ है, इस फाई को अगर मैं इसके अंदर भेज दूं,
तो ये कौन सा हो जाएगा, फाई करली ब्रैकेट के अंदर, ये सिंगलटन सेट का एग्जांपल होगा कि नल सेट का होगा? हाँ, तो अगर करली ब्रैकेट के अंदर अगर हमने दोनों का यूज़ कर लिया, फाई को अंदर भेज दिया करली ब्रैकेट के, तो एक ऐसा एलिमेंट एक ऐसा हो गया ना सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा, सिंगलटन सेट का एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सिंगलटन सेट। एक और आता है इसमें पेयर ऑफ सेट्स, पेयर सेट। तो पेयर सेट में क्या हो जाएगा, जिसमें दो एलिमेंट होंगे उसको हम नाम दे देंगे पेयर सेट। A set having two element is called pair set. ये एक नया मिल जाएगा हमें, टू एलिमेंट इज कॉल्ड पेयर सेट। जैसे एग्जाम्पल में कुछ भी लिख सकते हैं, एग्जाम्पल हो गया 1,2,3,4 5,7, कोई भी दो एलिमेंट करके लिख दिया तो उसको हम क्या बोल देते हैं, पेयर से। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें? अब जैसे जो हमने पढ़ा हुआ है उससे रिलेटेड ज़रा एक दो क्वेश्चन मैं कर लेता हूँ और आप बताते जाएं, करते जाएं, फिर आंसर बताते जाइए। जैसे मान लीजिए मैंने एक सेट ये ए गिवन किया हुआ है आपको, ये है 1/2, 2/3, 1/2 है, फिर 2/3 है, फिर 3/4 है, और इस तरीके से करते करते 6/7 तक है। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। पूरा एक बार में सही आंसर देना है और सोच लीजिए आप। क्या लिखूं आंसर, अब इतना भी नहीं सोचना है, क्या आंसर लिखे, एक्स एज दैट एक्स, और x की वैल्यू क्या है, n अपॉन, अगर यहाँ 1 2 3 आ रहा है तो नीचे एक ऐड हो रहा है तो n/n+1। ठीक है, फिर क्या लिखे आगे, n जो है, n लेस देन और इक्वल टू 6, तो n की वैल्यू 0 भी रख सकते हैं फिर तो। हाँ, या तो हम बोल दें कि भाई n लेस देन और इक्वल टू 6 और n जो है वो नेचुरल नंबर है, ऐसा बोल दें तो फिर 1 से आ जाएगा। और या अगर हमने नहीं बोला है तो इसको 1 से ले लेते हैं, तो 1 से लेकर 6 तक सारे आ जाएंगे ना, और n जो है वो नेचुरल नंबर भी है साथ में। क्लियर हो रही है बात यहाँ तक? ठीक है, तो ये हो गया n/x की वैल्यू n/n+1 और n की वैल्यू 1 से लेके 6 के मिड में होगी, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि अगर मैं बोलूं कि भाई रिप्रेजेंट करना है a जो है वो x सच दैट x है, और x जो है वो ऑड इंटीजर है, थ्री से x की वैल्यू 13 के मिड में है, और इसको रिप्रेजेंट करना है टेबुलर फॉर्म में।
क्या आंसर हो जाएगा इसका? ये तो बहुत इजी है। तो ये हो जाएगा 3, 5, 7 और सिर्फ 11, क्योंकि 13 पे तो जा नहीं सकते। तो ये बहुत इजी से है, टाइम पास वाले में से। हाँ बिल्कुल, वो छूट गया। 3, 5, 7 और 9 भी साथ में होगा बिल्कुल, और 11। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक ठीक, चलेगा भाई चलेगा। उसके बाद अच्छा, अब एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, उसको बताना है आपको। क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर एम्प्टी सेट? विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, हमें बताना है कि इनमें से एम्प्टी सेट कौन सा है, दूसरा बताना है सिंगल्टन सेट कौन सा है, तीसरा बताना है पेयर पेयर सेट्स कौन सा है, एंड विच ऑफ देम आर इक्वल सेट। और क्वेश्चन में ए बी सी डी करके सेट्स गिवन है। ए जो है वो है एक्स सच दैट एक्स और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 ऐसे दिया हुआ है, एंड 2x इक्वल टू 3, ये ए गिवन है। फिर बी गिवन है, बी एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, कॉमा 2x इक्वल टू 6, 2x इक्वल टू 6 ऐसे गिवन है। फिर उसके बाद सी है, एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। डी है, एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25, और ई में गिवन है एक्स सच दैट एक्स 2x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू 1। अब इसमें से हमको बताना है कौन से एम्प्टी है, सिंगल्टन है, पेयर है, और कौन से इक्वल सेट्स। अरे ये जो रिप्रेजेंट किया है ना हमने, इसका मतलब वही है, जैसे अभी तक हमने ऊपर लिखा था ना एक्स एज दैट एक्स, और एक्स जो है वो 2n+1 है। तो कई बार बुक्स वाले वो ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि एक्स एज दैट एक्स और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 है, एंड 2x इक्वल टू 3 है। बात समझ रहे हो? जी, ये पूरा एक ही सेट है ए, यहाँ से यहाँ तक ये सेट ए है। ओके, क्योंकि x की कोई वैल्यू सेटिस्फाई करोगे तो उसमें एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 आएगा क्या, दोनों का कॉमन सोल्यूशन। तो इसलिए हम्म, ठीक है। तो पहला वाला जो है वो कौन सा सेट हो गया, कोई भी x की वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगी, तो इसलिए इसको हम बोल देंगे कि ये एम्प्टी सेट हो जाएगा। बिल्कुल सही है। नो वैल्यू ऑफ x, देन सेकंड जो हो जाएगा वो सिंगल्टन हो जाएगा। ओके, और थर्ड ओके, सी जो है वो पेयर सेट।
नहीं नहीं, हो गया यहाँ तक। तो ए जो है वो कौन सा आ गया, ए हो गया एम्प्टी सेट, बी हो गया सिंगल, बी कौन सा हो गया सिंगल्टन सेट, और सी डी और ई के बारे में क्या है, 2x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू 1। तो यहाँ से x की वैल्यू 3 आ जाएगी और x की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो a जो है वो हो गया एम्प्टी, b क्या हो गया सिंगल्टन, और c d और e इनमें हम देख रहे हैं ये सारे के सारे पेयर सेट बन जाएंगे, क्योंकि इसमें दो दो वैल्यूज मिलने वाली है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होगी। पेयर का मतलब दो दो वैल्यू x की होनी चाहिए, यहाँ पर लिखा हुआ है ना पेयर सेट का मतलब क्या होता है, सेट हैविंग, जी हाँ और लिखा हुआ है इसमें। तो सी में भी जब फैक्टराइज करेंगे दो वैल्यू मिलेगी, डी में भी फैक्टराइज करने के बाद दो वैल्यू मिलेगी, और ई में भी 3 और 1 दो वैल्यू मिल रही, तो इसका मतलब ये सारे के सारे पेयर सेट बन जाएंगे। ओके, अब इसमें आती बात इंटरवल्स की। इंटरवल्स क्या होते हैं, क्लोज्ड इंटरवल, ओपन इंटरवल, तो ये सारी की सारी चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं इंटरवल्स के बारे में। तो ये बताने की ज़रूरत है कि नहीं, क्लियर है ये इंटरवल, ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, सेमी क्लोज, सेमी ओपन, इनफाइनाइट इंटरवल्स। इनफाइनाइट में जैसे हमने कह दिया कि x की वैल्यू ग्रेटर देन ए है, तो इसका मतलब a से लेके इन्फिनिटी तक सारे के सारे हो जाएंगे, तो इसको हम बोल देंगे कि a से लेके इन्फिनिटी तक हो गए सारे के सारे। तो ये वही पुरानी बात है। हाँ, x लेस देन a, तो इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेके a तक, बस ठीक है। तो अब बात करते हैं जरा सबसेट्स की, ये इंपॉर्टेंट है। सबसेट्स क्या होता है, सबसेट्स इसको सबसेट भी बोलते हैं, इसको पार्ट ऑफ सेट भी बोलते हैं। जैसे मान लिया ए जो है वो कोई हमने ऐसा ले लिया जो बी का कोई ना कोई पार्ट होगा, तो इसको भी हम बोल देते हैं सबसेट। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, वैसे वैसे बहुत इजी है ये सबसेट भी। अ सेट इज सेड टू बी सबसेट ऑफ बी, सबसेट बोलो या इसका एक और नाम कह सकते हो याद रखने के लिए, पार्ट ऑफ सबसेट। बिल्कुल, a set A is said to be subset या part of B if every element of A if every element of A is also an element of B। A की वैल्यू हमारे पास गिवन है 1, 2 और B की वैल्यू गिवन है हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5। तो क्या हम कह सकते हैं कि A इज अ सबसेट ऑफ B है। डिनोट कैसे करते हैं इसको, डिनोटेड बाई ए, और ये सबसेट का साइन हो जाता है ए सबसेट बी। हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि ये हमारे पास बी हो गया और उसके अंदर जो है वो ए हो गया, तो ए जो है वो बी का पार्ट हो गया ना, तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी बोल देते हैं। ए इज अ पार्ट ऑफ बी या ए इज अ सबसेट ऑफ बी ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो रही है। ये सबसेट का सिंबल है, इसी को सबसेट बोलते हैं। इसको लिख लेते हैं रीड एज
ए सबसेट बी, इसी को बोलते हैं सबसेट का, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका हो जाता है, इसी को बोल देते हैं ए सबसेट बी। यहाँ पर लिख लेते हैं इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब क्या हो गया, इसको हम कैसे लिखेंगे, ए सबसेट बी। ठीक है, ये यू को ऐसे बनाया और नीचे इक्वल भी कर दिया, तो ए सबसेट बी का मतलब क्या हो जाएगा, ए सबसेट बी लिखा हुआ है, विच इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू ए या फिर x बिलोंग्स टू बी, ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे मान लो a की वैल्यू, अभी मैंने एग्जांपल तो दिया है कि a की वैल्यू 1 2 है और b की वैल्यू 1 2 3 4 5 है, तो हम बोल सकते हैं कि a सबसेट b होगा, क्योंकि a जो है वो b का पार्ट है। ठीक है, और अगर इसी को कट कर दिया गया तो हम क्या बोलेंगे, जैसे अभी हमने बिलोंग के बारे में पढ़ा था, तो बिलोंग में पढ़ा था ना कि बिलोंग और नॉट बिलोंग्स टू, तो अगर a की वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है 1 2 और b की वैल्यू लिखी है 3 4 5 6, तो हम क्या बोल सकते हैं कि क्या a जो है वो सबसेट ऑफ b है क्या, तो a इज नॉट अ सबसेट ऑफ b, क्योंकि कोई भी एलिमेंट a का जो है वो b का एलिमेंट तो है ही नहीं, तो इसको क्या बोलेंगे, a इज नॉट सबसेट ऑफ b। जी हाँ, b का कोई एलिमेंट a का नहीं है तो वो भी बोल सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। कई बार ऐसा होगा कि a सबसेट b भी होगा और b सबसेट a होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, हाँ इक्वल सेट हो जाएगा, इक्वल सेट बिल्कुल सही है। अगर हम a की वैल्यू ले लेते हैं 1 2 3 और b की वैल्यू ले लेते हैं 3 2 1 या 3 2 1 या 3 1 2, तो हम यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं कि a सबसेट b है और ये भी बोल सकते हैं कि b सबसेट a है। तो अगर a सबसेट b है और b सबसेट a है, इसका मतलब a इक्वल टू b हो जाएगा, ये इक्वल सेट्स बन जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है, इनको हम बोल देंगे इक्वल सबसेट, इक्वल सेट। सबसेट कैसे निकालते कैसे हैं, सबसेट नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकलता है वो भी देख लेते हैं। कोई फॉर्मूला होता है क्या नंबर ऑफ सबसेट निकालने का, ओके तो लिख ले। ओके, तो ये तो हो गया हमारा सबसेट कि कैसे सबसेट निकलेगा, कि ये सबसेट है क्या, कि अगर कोई इसका पार्ट हुआ तो उसको हम बोल देते हैं कि ये जो है सबसेट ऑफ बी है, या बी जो है वो सबसेट ऑफ ए है। उसके बाद आगे की बात करते हैं कि अगर हमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालना हो तो क्या होगा, तो हेडिंग हो जाएगी हमारी टोटल नंबर ऑफ सबसेट। तो जी हाँ, अभी आएगा, सबसेट के बाद सुपर सेट भी आएगा और प्रॉपर सबसेट भी आएगा, सबसेट सुपर सेट और प्रॉपर सबसेट तीनों ही आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ए सबसेट ऑफ बी पढ़ते हैं या इसको बी सब बी सुपर सेट ऑफ ए भी बोलते हैं, बिल्कुल सही है।
अभी लिखेंगे, बस जरा ये सबसेट को पूरा लिख देते हैं। टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट हैविंग एन एलिमेंट। टोटल नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला होता है 2 to the power n। ये फॉर्मूला लिख लेंगे टोटल नंबर ऑफ सबसेट का। ये एक चैप्टर है बाइनोमियल थ्योरम, उसमें हम इसको डिराइव भी करेंगे। अभी उसके बारे में बात नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पर अभी हमें एक सिलेक्शन और परमुटेशन कॉम्बिनेशन का ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन अभी आगे हम उसको, ये जो फार्मूला है इसको ध्यान रखना, 2 to the power n को हम वहाँ पर प्रूव करके देखेंगे। अभी हमें NC0 और NC1 NC2 इनका आइडिया नहीं है कि, हाँ जैसे मान लीजिए a इक्वल टू हमारे पास दिया हुआ है, ये 1 2 3 दिया हुआ है, तो इसके सबसेट्स क्या क्या बन सकते हैं, जरा निकालते हैं इसके सबसेट्स क्या क्या बनेंगे, बताओ क्या क्या सबसेट्स बन सकते हैं। पहले हम इनको अलग अलग रख लेते हैं, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये बनेगा। फिर बनेगा 1 कॉमा 2, फिर क्या बनेगा 2 कॉमा 3, फिर क्या बनेगा 3 कॉमा 1, और क्या बनेगा 1 2 3, और क्या बनेगा एक 5। कितने बन गए टोटल, यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 3, यहाँ पर कितने बन गए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या बन गए, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ये हमेशा जो है वो 2 की पावर n में ही बनेंगे, 2 की पावर 3 यानी कि देखो 8 बन गए। हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि इसको अगर मैं तुम्हें अभी बताऊंगा तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर हम इसको परमुटेशन कॉम्बिनेशन में बात करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। वैसे देखो मैं तुम्हें यहाँ पर थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ कि अगर हमें इसका प्रूफ देखना हो तो आप तो एक्चुअली में आपको तो एक NCR का आइडिया होना चाहिए। NCR एक सिलेक्शन होता है कि, हाँ ओके। वैसे एक फार्मूला होता है, अभी हम बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर करेंगे तो 1 प्लस एक्स की होल पावर n का एक फार्मूला होता है, NC0 प्लस NC1 एक्स प्लस NC2 एक्स स्क्वायर प्लस NC3 NC0 प्लस NC1 एक्स प्लस NC2 एक्स स्क्वायर और अप टू डैश डैश। ये जो है ये NCR जो है ये एक्चुअली में सिलेक्शन में यूज़ होता है, जो ये C पढ़ते हैं ना NCR, ये होता है सिलेक्शन में यूज़ होता है। इसको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जो कॉम्बिनेशन होता है ना वो सिलेक्शन को ही रिप्रेजेंट करता है। मैथ की लैंग्वेज में कॉम्बिनेशन बोलते हैं, वैसे ये सिलेक्शन होता है। और NPR जो होता है वो परमुटेशन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं अरेंजमेंट। ये भी एक्चुअली में हमने पढ़ा नहीं, ये भी हमारा 7th 8th चैप्टर मिलेगा। तो अरेंजमेंट इसको बोलते हैं परमुटेशन, चैप्टर एक है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो उसमें ये NCR का मतलब होता है n में से r लोगों को सेलेक्ट किया हमने। तो पहले हमने क्या किया, ये है n में से 0 को सेलेक्ट किया, क्या किया है सेलेक्ट 0, 0 आउट ऑफ कितने में से n में से। NCR का NC0 का मतलब ये है। NC1 का मतलब क्या है, NC1 का मतलब है हमने n में से 1 को सेलेक्ट किया। NC1 का मतलब है n में से आउट ऑफ n ओनली 1 सेलेक्ट किया। तो इस तरह बात समझ में आ रही कि NC2 NC3 NC4 NCN, अगला लास्ट वाला जो बनता है वो NCN x टू द पावर n बनता है। ये भी आगे पढ़ेंगे, ये सिर्फ तुम्हें एक हिंट है कि देखोगे तो तुम्हें आइडिया हो जाएगा। और इसमें अगर हम x की वैल्यू 1 पुट कर लेते हैं, x की वैल्यू अगर मैं इसमें 1 पुट कर दूं तो ये बन जाएगा 1 प्लस 1 की होल पावर n, और यहाँ क्या बन जाएगा NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 से लेके कहाँ तक बन जाएगा NCN तक। और ये 1 प्लस 1 को ही तो हम क्या लिखते हैं 2 की पावर n। तो हमने क्या किया है, हमारा सीधा सा काम ये रहा है कि हमने पहले n में से 0 को सेलेक्ट किया। जैसे हमारे पास 8, टोटल n की वैल्यू 3 थी,
तो हमने पहले क्या किया, वहाँ पर हमने 3 में से 0 को सेलेक्ट किया। 0 का मतलब वो 5 वाला ले लिया, जैसे यहाँ पर हमने लिए ना जो जो बने हैं। पहले हमने 0 को सेलेक्ट किया, फिर 1-1 वाले को सेलेक्ट किया, फिर 2-2 वाले को सेलेक्ट किया और फिर 3 वाले को सेलेक्ट कर लिया। तो ये बन जाता है NCR का, NCN का, NC0, NC2, NCN का फॉर्मूला 2 टू द पावर n। इसको अच्छे से वहीं पर क्लियर होगा जब हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के कई सारे क्वेश्चन कर चुके होंगे और NCR और NPR में हम फैमिलियर हो चुके होंगे, तब वहाँ पर हमको इसका आइडिया होगा। ठीक है, ये सिर्फ तुम्हारे लिए था कि कहाँ से आया वो हमने यहाँ पर बात कर ली। ओके, क्लियर हो रही बात? ओके, तो हमने क्या किया, 0 को सेलेक्ट किया, मतलब जो 3 एलिमेंट थे उसमें से पहले 0 को सेलेक्ट किया, फिर 0 का सिलेक्शन किया, फिर उसके बाद 1 का सिलेक्शन किया, फिर 2 का और फिर 3 का। तो वही यहाँ पर है। तो अगर मैं दे दूँ कोई नंबर ऑफ सबसेट निकालने के लिए जिसमें 4 एलिमेंट है, तो आंसर क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 टू द पावर 4। 5 एलिमेंट हो जाएंगे 2 टू द पावर 5। तो इस तरीके से बहुत ईजी सा पार्ट हो जाएगा। हाँ, अब बात कर रहे थे सुपर सेट की। दूसरा हमारा था वो सुपर सेट। ओके, तो जैसे अभी हमने सबसेट पढ़ा था कि ए जो है, अगर यहाँ पर हम कहते हैं कि भाई ये जो है वो बी है और ए जो है वो उसका पार्ट है, तो हम इसको बोलते हैं ए सबसेट बी। तो इसको क्या पढ़ते हैं, रीड एज ए इज अ सबसेट ऑफ बी। और इसको अगर हम क्या कह रहे थे कि अगर ए सबसेट बी लिखा है तो इसको कर दे, अगर बी के टर्म में पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बी इज सुपर सेट ऑफ ए। बस सुपर सेट का मतलब सिर्फ इतना ही है कि अगर हमें ए सबसेट बी पढ़ना है, हाँ, तो ये हो जाएगा। इसको हम पढ़ेंगे दूसरे तरीके से तो सुपर सेट बन जाएगा बी इज सुपर सेट ऑफ ए। बस इतना सही है इसमें। फिर इसमें जो प्रॉपर सबसेट है और जो सबसेट है वो दोनों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक प्रॉपर सबसेट और एक सबसेट। ठीक है ना, सुपर सेट इजी है, चाहो तो आप इसके बारे में लिख सकते हो थोड़ा सा। यहाँ पर हम लिख लेते हैं, अ सेट इज said to be superset B if B is a subset of A, if B is a subset of A। बात समझ में आ रही ना, यही तो लिखा हुआ है, B जो है वो सबसेट ऑफ ए ही तो है, उल्टा कर दिया बात को और कुछ नहीं है। दैट इज करके लिख सकते हैं कि ईच एलिमेंट ऑफ B, ईच एलिमेंट ऑफ B इज एन एलिमेंट ऑफ ए। A इज सुपर सेट ऑफ B। अगर हमें इसको रिप्रेजेंट करना है, इफ A इज सुपर सेट ऑफ बी, तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे बताओ। ए बनाएंगे, फिर सुपर सेट का साइन बनाएंगे, ऐसे चेंज हो जाएगा और लिखेंगे ए इज सुपर सेट ऑफ बी। कोई एग्जाम्पल लिखना चाहें तो भी हम लिख सकते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास गिवन है 1 2 3 4 5 और बी की वैल्यू गिवन है 2 5 2 4 और 5। तो क्या बी जो है वो सबसेट ऑफ ए है क्या? B इज अ सबसेट ऑफ B लिख दिया यहाँ पर। B इज अ सबसेट ऑफ क्या लिखना चाहिए यहाँ पर? B इज अ सबसेट ऑफ A। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि B इज अ सुपर सेट ऑफ A है। B इज सुपर सेट ऑफ
और इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, इंटीजर और नेचुरल नंबर के बारे में कुछ कह सकते हैं क्या सुपरसेट? कैपिटल क्या हो जाएगा सुपरसेट के बारे में बात करें कि जो भी जितने भी नेचुरल नंबर है और जितने भी इंटीजर हैं वो क्या किस में कौन आ जाएगा, कि जो इंटीजर है वो सुपरसेट ऑफ नेचुरल नंबर है। इंटीजर इज अ या इंटीजर्स इज अ सुपरसेट ऑफ ए सबसेट बी। ये ये जो हमने लिखा है ये है ए इज अ सुपरसेट ऑफ बी। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं कि ए सबसेट बी है, ए सबसेट बी है तो इसको उल्टा करके बी इज अ सुपरसेट ऑफ ए बोल सकते हैं, तो यहाँ पर भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बी सबसेट ए बोलना पड़ेगा बस। अगर इसको आप घुमा दीजिए तो वही तो बन जाएगा बी सबसेट ए, है कि नहीं। चलिए आगे बात करते हैं। दूसरी बातें अगर हम करें तो प्रॉपर सबसेट की। प्रॉपर सबसेट क्या होता है? एक सबसेट के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और एक प्रॉपर सबसेट का भी एक क्वेश्चन पूछा गया। अभी हम इसके बारे में बात करेंगे, पहले लिख लेते हैं प्रॉपर सबसेट। ओके, तो अब हेडिंग हमारी हो जाएगी प्रॉपर सबसेट। अब प्रॉपर सबसेट और सबसेट में क्या डिफरेंस है, इन दोनों को बहुत अच्छे से समझना है हमको। कई बार प्रॉब्लम ये होती है कि बुक्स वाले जो है दोनों का साइन सेम कर देते हैं, लेकिन अभी हमने सबसेट का साइन देखा तो ए सबसेट बी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो बताया गया कि ए सबसेट बी क्या होता है। ये लिखा हुआ है ए सबसेट बी कि हर एक एलिमेंट ए का जो है वो बी का भी एलिमेंट होगा, तो फिर हम उसको ए सबसेट बी बोल देते हैं। अब अगर ए प्रॉपर सबसेट बी बोलना हो तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्या क्या उसमें लिखेंगे, वो सारी डेफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या समझना है कि अगर कोई सेट ए है उसको हम प्रॉपर सबसेट ऑफ बी बोलेंगे, तो जितने भी एलिमेंट ए के हैं वो सारे के सारे एलिमेंट बी के होने चाहिए, पहली कंडीशन। और बी में कोई एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो ए का एलिमेंट ना हो। एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी। हर एक एलिमेंट ए का जो है वो एलिमेंट ऑफ बी होना चाहिए। और बी में कोई एक ऐसा एलिमेंट ऐसा होना चाहिए, कोई भी एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो कि ए में ना हो, तो उसको हम एक्सप्रेस करेंगे ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। सबसेट का जो साइन होता है वो इस टाइप से होता है, जैसे अभी हमने देखा था सुपर सेट का साइन ये करके इक्वल भी लगा देते थे। ये जो है वो प्रॉपर सबसेट का साइन होता है, इसमें नीचे इक्वलिटी जो है ना वो नहीं लगने वाली। तो यहाँ पर लिख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। अ सेट कैपिटल जी हाँ, इक्वालिटी वाले तो अभी हमने देख लिया, अभी हम करते हैं पूरा करते हैं काम। अभी एक बार डेफिनेशन लिख लेते हैं। सेट ए इज सेड टू बी अ प्रॉपर सबसेट, proper subset of B. A is said to be proper subset of set B
क्या लिखा है हमने, अ सेट ए इज सेड टू बी प्रॉपर सबसेट ऑफ अ सेट बी। एक मिनट पूरा लिख लेते फिर मैं बात करता हूँ। अ सेट ए इज सेड टू बी प्रॉपर सबसेट, a set is said to be proper subset of set B is number वन क्या लिखेंगे, every element of A, every element of A is an element of B, every element of A is an element of B and दूसरा क्या लिखेंगे, सेकेंड पार्ट इसका क्या लिखेंगे, B has at least one element which is not an element of A। मतलब बी में कोई एक ऐसा एलिमेंट जरूर होना चाहिए कि जो ए में ना हो। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाई ए सबसेट बी रीड एज, सॉरी ए प्रॉपर सबसेट बी रीड एज, क्या कैसे पढ़ेंगे इसको, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अभी हम इसके एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। तो मतलब जी अभी हमने किया था कि ए की वैल्यू अगर मान लिया हमने ले लिया 1 2 3 और बी की वैल्यू ले लिया 1 2 3 4 5, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ए प्रॉपर सबसेट बी होगा। अगर ए में सिर्फ 3 एलिमेंट है, बी में 5 एलिमेंट है। यहाँ एग्जाम्पल भी एक लिख लेते ताकि देखने में भी आसानी रहेगी और समझने में भी। हमने एग्जाम्पल ले लिया, ए जो है वो 1 2 3 है और बी ले लिया 1 2 3 4 5 है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ए जो है वो सबसेट ऑफ बी है, सॉरी ए सुपर सेट ऑफ बी है, सबसेट नहीं बोलेंगे इसको, ए इज अ सुपर सेट ऑफ बी है कि नहीं। बी में कोई एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए, क्या कंडीशन ऊपर लिखी वो भी समझ लेते हैं। एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, ए का हर एक एलिमेंट बी का एलिमेंट होना चाहिए है। बी में कोई एक ऐसा एलिमेंट, एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो ए का एलिमेंट ना हो, तो बिल्कुल सही है। 4 और 5 दो एलिमेंट दिख रहे हैं हमको, तो फिर हम इसको क्या बोलते हैं, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। बात क्लियर हो रही है। अगर मान लीजिए मैं दोनों को सेम ले लूं तो क्या बोल सकता हूं मैं, ए की वैल्यू 1 2 3 ले लूं और बी की वैल्यू 3 2 1 ले लूं या 2 3 1 ले लूं, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि क्या ये ए सुपर सेट ऑफ, सॉरी ए प्रॉपर सेट ऑफ बी है। तो हम बोलेंगे नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया, ए इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है, तो नॉट का मतलब है उसको कैंसिल कर देते हैं, कट कर देते हैं और इस तरीके से लिख लेते हैं। ठीक है, कई सारी बुक में क्या लिखा होता है, जैसे यहाँ पर है ए सबसेट बी को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कई बार वो इस तरीके से लिख देते हैं कि जैसे ए सबसेट बी ऐसे लिखा होगा, या फिर इसका मतलब ये भी हो गया क्या कि अगर मैंने कह दिया कि ए जो है प्रॉपर सबसेट, इसमें लिखा हुआ है कि ए सबसेट बी है ना, ए प्रॉपर सबसेट बी है, यही तो है इसका मतलब, ए सबसेट बी, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो ए सबसेट बी कह देते हैं और या ऐसे लिख देते हैं, और यहाँ पर ये भी लिख लेते हैं ए नॉट इक्वल टू बी, ये पूरा का पूरा एक साथ लिख देते हैं। तो ए नॉट इक्वल टू बी लिखने की ज़रूरत है क्या हमको, हाँ, लेकिन वो कई बार बुक्स में वो लोग लिख देते हैं, तो इस तरीके से भी डिनोट करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अब समझ में आ गया सुपर से, हाँ, कि बी और ए के एलिमेंट इक्वल नहीं होने चाहिए। तो चलेगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
कह रहा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ डिफरेंट, सारे नंबर डिफरेंट है ए और बी के, तब तो हम बोल ही नहीं सकते। हमारी डेफिनेशन ये कहती है कि ए जो है एवरी एलिमेंट ऑफ ए जो है वो एन एलिमेंट ऑफ बी होना चाहिए। ए के सारे एलिमेंट बी के भी एलिमेंट होने चाहिए, और बी में कोई एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए, कम से कम एक ऐसा होना चाहिए जो ए में ना हो। तो फिर हम इसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। जी हाँ। अब इसमें भी एक नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट का फॉर्मूला होता है, वो भी लिख लेते हैं। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट हैविंग एन एलिमेंट इक्वल टू, फॉर्मूला होता है 2 to the power n minus 1। क्यों होगा ऐसा बताइए। हाँ, तो जो भी हमारा, जैसे हमने एक 1 2 3 वाला एग्जांपल लिया, तो उसके अभी हमने सारे के सारे सबसेट निकाले थे तो 8 बने थे। उसमें से एक जो है वो हटा देंगे जो सेम है हो गया है, यानी कि 1 2 3, तो एक कम हो जाएगा। तो प्रॉपर सबसेट का फॉर्मूला हो जाएगा 2 to the power n minus 1। और वो 1 कौन सा होगा जिसको हम हटा देंगे, वो सेम वाला होगा, जैसे कैपिटल ए के जो है वो हो जाएंगे। ए की वैल्यू 1 2 3 थी, तो उसको हम बोल देंगे कि भाई इसको हटा लो, बाकी सारे के सारे हो जाएंगे। क्लियर हो रही बात। अच्छा कुछ, हाँ, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, बस केवल वो सेम नहीं होने चाहिए। बाकी आप कहीं पर भी लिख दें, पहले बाद में लिख दें, बाद वाले को पहले लिख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस वो सेम नहीं होने चाहिए, बस इतनी सी कंडीशन हमें ध्यान रखनी है। ओके। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं वो सबसेट की, वो भी ज़रा देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सबसेट, सबसेट्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, इनमें क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं या इनका यूज़ हम क्वेश्चंस में करेंगे। पहली प्रॉपर्टी है कि जो सेट होता है, एवरी सेट इज इट्स ऑन सबसेट। क्या ये ट्रू है? सही बात है ये। ए जो है वो सबसेट ऑफ ए भी होगा, ये बात ट्रू है। तो कई बार हम ए सबसेट ए लिखेंगे तो आपको समझना पड़ेगा कि भाई ए जो है वो ए का खुद सबसेट तो हो ही सकता है। एम्प्टी सेट भी हो सकता है क्या? एम्प्टी सेट वो है सबसेट ऑफ ईच सेट। एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ ईच सेट। बोल सकते हैं कि इसका मतलब फाई जो है वो ए का सबसेट होगा, फाई, क्योंकि वो उसमें तो रहता ही है। अभी हमने देखा भी था कि दोनों सेम रहते ही हैं। फाई तो सभी के साथ आता ही आता है ना, तभी तो 2 की पावर n बनता है सबसेट, क्योंकि सारे मिल जाते हैं लेकिन एक फाई जो है वो सभी के साथ रहता है। फाई तो हमें रखना ही रखना होता है, तो इसलिए वो जो है वो बोल सकते हैं। और अगर ए सबसेट बी है और बी सबसेट ए है, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो ए इक्वल टू बी हो। जी। अच्छा, अगर ये तीन सबसेट के बारे में बात कर दें तो वो भी खैर हो जाएगा, उसमें कोई इतनी बड़ी खास बात नहीं होने वाली, वो भी हो जाएगा। ए सबसेट बी है, बी सबसेट सी है। हो जाएगा ना। हम्म। उसके बाद इसमें एक और बात कर लेते हैं, पावर सेट आ जाता है। पावर सेट, पावर सेट क्या होता है? पावर सेट को हम P ऑफ A से डिनोट करते हैं। ये जो हम सबसेट निकालते हैं ना, जो हम सबसेट निकालते हैं,
2 की पावर n से, इसी को हम पावर सेट ऑफ ए बोल देते हैं। पावर सेट ऑफ ए क्या है, लिख लेते हैं, द सेट ऑफ फैमिली ऑफ ऑल सबसेट, द सेट ऑफ फैमिली ऑफ all subset, the set of family of all subsets of given set A is said to be power set of A, denoted by P of A। मतलब जैसे मान लीजिए A में हमने निकाला, A में अभी हमने निकाला था 1 2 3 का सबसेट कितने आए थे, नंबर ऑफ सबसेट कितने आए थे, 2 to the power n, 2 to the power n यानी 2 की पावर 3 यानी कि 8 आए थे। तो पावर सबसेट ऑफ ए को इन्हीं सेट्स को करली ब्रैकेट के अंदर अगर आप रख देते हैं, जैसे मान लीजिए 1 रख दिया आपने, फिर 2 रख दिया, फिर 3 रख दिया, फिर 1, 2 रख दिया, फिर 2, 3 रख दिया, इनका भी एक जब सेट बन गया 2, 3, 3, 1 और एक बन गया 1, 2, 3 और एक बन गया 5, तो सेट का भी जो सेट बन गया, जो सबसेट का सेट बन गया, उसी को हम क्या बोल देते हैं, पावर सेट। बात क्लियर हो रही कि पावर सेट क्या है। तो पावर सेट का फॉर्मूला भी वही बनने वाला है, 2 की पावर n ही बनेगा ना। अगर n एलिमेंट है तो पावर सेट में कितने एलिमेंट बनने वाले हैं, 2 की पावर n। ये बताने की तो ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि ये सबसेट ही के तो है, ये सबसेट से ही तो बना हुआ है 2 to the power n। तो अगर पावर सेट का हमसे फॉर्मूला पूछा जाए तो वो क्या हो जाएगा, 2 to the power n हो जाएगा, जो हम पहले पढ़ चुके हैं वही सेम बन जाएगा। इफ a हैज़ n एलिमेंट, अगर a में n एलिमेंट है, देन इट्स पावर सेट PA has 2 to the power n elements। ठीक है, वही हो गया कि पहले हमने n में से एक 0 को सेलेक्ट किया, फिर 1 को सेलेक्ट किया, फिर 2 को सेलेक्ट किया, फिर 3 को सेलेक्ट किया, और फिर उसमें हमने x की जगह पे 1 पुट कर दिया, तो एक सीरीज बन गई जिसका फॉर्मूला 2 की पावर n हो जाता है। बात क्लियर हो रही है। तो आज हम इतना ही करते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम पे करेंगे। अभी आप इतना तैयार करें पहले।